हेलो एवरीवन। माय नेम इज दिल त्रिपाठी। आईक्यू शटर में आपका स्वागत है। आज हम मार्स के बारे में जानेंगे। मार्स, मार्स प्लैनेट नहीं, ये है दूसरा मार्स, ये वाला। हाँ, आज हम इस मार्स के बारे में जानेंगे। इस टाइम पे करंट टॉपिक में मार्स बहुत ही न्यूज में है, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। मार्स का पहले फुल फॉर्म में बता दे रहा हूँ। ये मेरे अगले स्लाइड पे, ये देखिए, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम। ठीक है, मीथेन चेतावनी और प्रतिक्रिया प्रणाली। ये जो मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम है, वह एक प्रणाली है जिसके द्वारा हम वातावरण में मीथेन का जो इमिशन है उसको हम जान सकेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ इसकी जो जीवाश्म ईंधन द्वारा जो वो मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है उसके बारे में ही पता कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में हम जो भी जो पराली जलाते हैं उससे जो निकलता है, या फिर जो अन्य चीजें जिनसे हम दैनिक जीवन में मीथेन उत्सर्जित करते हैं उसके बारे में भी पता चलेगा। यानी जो एमिशन करते हैं हम डेली रूटीन में, उनसे जो मीथेन उत्सर्जन होता है उसके बारे में भी पता लगा सकेंगे। इसके लिए एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है। वो निगरानी करेगी कि मीथेन का उत्सर्जन कहाँ-कहाँ पे किस-किस तरीके से हो रहा है और कितना परसेंट है, जिससे हम उसको कंट्रोल करने के और उपाय ढूँढ सकते हैं। ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको डिटेल में आज ये टॉपिक क्लियर करूँगा कि मीथेन क्या है और ये मीथेन प्रणाली कैसे वर्क करती है, इसके लिए क्या किया गया है, ये किसने लॉन्च किया है। तो ये सारी चीज़ें समझेंगे और होलिस्टिक तरीके से इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है? अंत तक आपको इसके बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। तो ये खबरों में क्यों है, चलिए पहले इसके बारे में देखते हैं। रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, ये सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि यूएन द्वारा सेट किया गया है, जिसका नाम मार्स यानी मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम है। ये मार्स जो मैंने आपको बताया कि ये प्लेनेट नहीं है, तो इस मार्स का जो फुल फॉर्म है, एम से हो गया मीथेन, ए से हो गया अलर्ट, और एंड ये देखिए, ए को स्मॉल में लिखा गया है, यानी कि ये सिर्फ कनेक्ट करने के लिए वो कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है। तो एम ए हो गया, फिर रिस्पांस, आर फॉर रिस्पांस, और एस फॉर हो गया सिस्टम। तो यह एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा किसी भी जगह पे मीथेन के उत्सर्जन का क्वांटिटी यानी मीथेन के एमिशन की क्वांटिटी पता की जा सकती है और जिससे उसको कंट्रोल किया जा सके। फॉर ट्रैकिंग मीथेन एमिशन एंड अलर्टिंग गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेशन टू रिस्पॉन्ड, यानी कि जो भी वहां की गवर्नमेंट है और जो भी इमिशन कर रहे हैं, जिस जो भी कॉर्पोरेशन है जो इमिशन कर रहे हैं मीथेन का, उनको अलर्ट किया जा सके। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने और जवाब देने के लिए सरकार और निगमों को सचेत करने के लिए एक उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली मार्स मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये हो गया। द मार्स इनिशिएटिव इज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन द एफर्ट टू कट मीथेन इमिशन। जैसा कि मैंने बताया कि मार्स का उद्देश्य यही है, मार्स पहल का उद्देश्य यही है कि मीथेन उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों को मजबूत किया जाए। ठीक है, जो ये मीथेन उत्सर्जित हो रहा है हमारे वातावरण में, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि इससे कई सारी चीजें और रिलेटेड हैं ग्लोबल वार्मिंग से, जिसमें मीथेन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन दूसरे अगर मायने में बात की जाए जो ग्रीन हाउस गैस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मीथेन है। ठीक है, को इसके उत्सर्जन में कटौती करने के लिए ये मार्स इनिशिएटिव लाया गया है। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। द मार्स वाज लॉन्च एट द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कॉप 27 टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन शार्म अल शेख इजिप्ट। यानी मार्स को मिस्र के शर्म अल शेख में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में पार्टियों के 27वें सम्मेलन यानी कॉप 27 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, ये हमेशा इकट्ठा होते हैं और जो क्लाइमेट के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में और भी कोई टॉपिक्स होते हैं, उनके लिए ये लोग इकट्ठा होते हैं और उसमें डिसीजन लेते हैं और सोचते हैं कि आगे जो भी क्रियाएं हैं उसको कैसे संचालित की जानी है। कॉप 27 जो कि 27वां सम्मेलन है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, ये तो हुआ था मिस्र में, जैसे कि आपको दिख रहा है। लेकिन आपसे मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि जो कॉप 26 हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है? जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट अपने साथ पेन और कॉपी लेके बैठें, क्योंकि उनको ये पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है कि ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है और कहाँ पे हुआ था और ये कन्वेंशन क्यों होते हैं। ठीक है? और जो नॉर्मली सुन रहे हैं वो तो सुन ही सकते हैं, सिर्फ जैसे जनरल नॉलेज के लिए देख रहे हैं वो सुन सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे आने वाले एग्जाम्स में बैठना है, वो लोग कॉपी और पेन लेके बैठें कि जिससे कि रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठें। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है, उसने उसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन व्यवसाला है, उसने उसके रणनीति के हिस्से के तौर पे इसको लिया है। ठीक है, कि जिससे कि सही डेटा कलेक्ट हो सके मीथेन के उत्सर्जन के बारे में और सारी डिटेल्स पता चल सके, जिससे कि हम इसका एमिशन रोक सकें। तो इस तरीके से इसको लॉन्च किया गया, इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। यह प्रणाली पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वैश्विक प्रणाली होगी जो मीथेन डिटेक्शन को अधिसूचना प्रक्रियाओं से पारदर्शी रूप से जोड़ेगी। यानी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अभी तक इसके बारे में डिटेल नॉलेज सबको नहीं हो पा रही थी, लेकिन जो ये आया है मार्स प्रोग्राम आया है, फिर जो मार्स इनिशिएटिव है, उसके द्वारा ट्रांसपेरेंट रूप से यानी पारदर्शी रूप से सभी के पास नॉलेज मीथेन के इमिशन के बारे में पहुंचेगी
और जो भी कंपनियां हैं या फिर जो भी सरकार है उसके लिए एक बढ़िया डेटा प्रदान करेगी जिससे कि वो लोग कदम उठा सके इनको इमिशन को रोकने के लिए, ठीक है? क्योंकि अभी तक ऐसा कोई नॉलेज नहीं हो पाता था, एक पारदर्शी नॉलेज नहीं हो पाता था, यानी ट्रांसपेरेंट नॉलेज नहीं हो पाता था कि किस तरीके से इमिशन हो रहा है, कितना हो रहा है। गवर्नमेंट या फिर कोई भी जो क्षेत्र है, कोई भी सेक्टर है, वो सही कदम नहीं उठा पा रही थी इसके इमिशन को रोकने के लिए। लेकिन जब मार्स आ गया है उसके द्वारा अब हम इसके इमिशन को भी जान सकते हैं और इस पे रोक भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके की यह एक पहली प्रणाली है, एक सर्वप्रथम प्रणाली है जो इस तरीके से नॉलेज देती है। इसका उद्देश्य क्या है अब ये जानते हैं कि मार्स बड़ी संख्या में मौजूदा और भविष्य के उपग्रहों से डेटा को एकीकृत करेगा, यानी कि जो इस टाइम पे सैटेलाइट्स हैं उनसे और जो भविष्य में सैटेलाइट्स आएंगी उनसे वो डेटा एकत्रित करेगा जो दुनिया में कहीं भी मीथेन उत्सर्जन की घटनाओं का पता लगाने की क्षमता रखता है। यानी कि जो मीथेन उत्सर्जन है यानी मीथेन एमिशन है वो कहीं पे भी होगा वर्ल्ड में, उसको पता लगाने की क्षमता ये रखता है, ठीक है? और संबंधित हितधारकों को इस पर कार्यवाही करने के लिए सूचना भेजता है। यानी जो भी इस चीज़ को यानी जो इस एमिशन को कर रहे हैं, उनको एक डेटा उपलब्ध कराएगा, एक नोटिफ़िकेशन देगा कि ये एमिशन हो रहा है, इस पे आप कार्यवाही कर सकें और इस पे रोक लगा सकें, ठीक है? Mars will track the large point emission source mainly in the fossil fuel industry, but with time would be able to detect emission from coal, waste, livestock and rice fields as well. मार्स जो है वो इस टाइम में यानी प्रेजेंट टाइम में जो इंडस्ट्री है यानी फॉसिल फ्यूल जो इंडस्ट्री है उनसे जो मीथेन का इमिशन हो रहा है उसको पता लगाने के लिए सक्षम है इस टाइम पे, यानी इस टाइम पे एबल है। लेकिन भविष्य में कोल कोल से जो इमिशन हो रहा है, मीथेन का वेस्ट से हो रहा है, लिवली स्टॉक से हो रहा है, राइस से हो रहा है, उन सब के बारे में भी आगे भविष्य में बताने में सक्षम रहेगा, ठीक है? अभी इनिशियल रूप से ये सिर्फ फॉसिल इंडस्ट्री जो है, फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे जो एमिशन हो रहा है उसको बताने में सक्षम है, ठीक है? मीथेन को यूएन द्वारा इतना फोकस किया जा रहा है, तो हम जान लेते हैं कि मीथेन आखिर में है क्या और इतना ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके एमिशन को रोकना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए समझते हैं, ठीक है? मीथेन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में होती है। यानी कि इसमें कोई रंग नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होती है। वो ये ऐसी गैस है, अगर ये वातावरण में होगी यानी ये एनवायरनमेंट में होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये मौजूद रहती है, जो कि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और कुछ मानवीय गतिविधियों के उत्पाद के रूप में होती है। यह नेचुरली भी पाई जाती है और कुछ जो हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, उससे भी ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है? मीथेन हाइड्रोकार्बन की पैराफीन श्रृंखला का सबसे सरल सदस्य है और ग्रीन हाउस गैसों में सबसे शक्तिशाली में से एक है। ये एक जैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसमें से मीथेन जो पैराफिन श्रृंखला है, पैराफिन की सीरीज़ होती है, इसमें कई सारे सीरीज़ेज़ होते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। तो जो पैराफिन सीरीज़ है, उसका ये पार्ट होता है, उसका ये सदस्य है, ठीक है? आपको ये याद रखना है, मेंबर है हाइड्रोकार्बन के पैराफिन फैमिली का, ठीक है? ये आप याद रखिएगा नॉर्मली, ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं घुसते हैं, बस ये याद रखते हैं कि इसका ये कलरलेस होता है और इसमें कोई गंध नहीं होती, यानी कोई स्मेल नहीं होती है और यह हाइड्रोकार्बन के पैराफिन श्रृंखला का सदस्य है, पैराफिन सीरीज़ का मेंबर है। या ग्रीन हाउस गैसों में शक्तिशालियों में से एक है, यानी ग्रीन हाउस जो गैसेज़ होती हैं, उनमें से जो शक्तिशाली गैसेज़ हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, उनमें से ये एक है, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि मीथेन के लिए चिंताएँ क्यों हैं? क्या चिंताएँ हैं हम लोगों के लिए, ठीक है? कंसर्न रिगार्डिंग मीथेन। मीथेन 6 प्रमुख ग्रीन गैसों में से दूसरा सबसे आम है, यानी कि जो मेरे द्वारा बताया गया है कि 6 ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, उनमें मीथेन भी है, ठीक है? मीथेन भी शामिल है, जो कि सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद। यह कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है? यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो खतरनाक है ही, लेकिन जो मीथेन है, वो इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को इसलिए ज़्यादा फ़ोकस करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट में। जबकि मीथेन का हमारा बहुत कम परसेंटेज है एमिशन में, लेकिन ये कम में ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे ह्यूमन लाइफ़ में यानी हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है? तो वर्तमान में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 17% के लिए लेखांकन पूर्व औद्योगिक समय से कम 25 से 30% तापमान वृद्धि के कारण मीथेन के दोषी ठहराया गया है। ये बहुत टिपिकल हिंदी है। मैं आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ और अच्छे से। प्रेज़ेंट टाइम में यह 17% जो ग्रीन हाउस गैसेज़ होती हैं, उसमें 17% ये अपना स्थान रखता है, ठीक है? जो एमिशन हो रहे हैं उसमें 17% है, जो भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, उसमें इसका परसेंटेज है एट लीस्ट 25 टू 30% यानी 20 से 30% इसका योगदान है हमारे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है? वायुमंडल में जो हमारे एनवायरनमेंट है, वो कुछ गैसेज़ हैं जो टेम्परेचर को होल्ड करके रखती हैं, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा समय तक के लिए टेम्परेचर को होल्ड कर सकता है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे खतरनाक है ग्रीन हाउस गैस। लेकिन ये जो मीथेन है, वो कुछ समय के लिए रखता है, लेकिन अगर कुछ समय के लिए रखता भी है, तो वो 80% उससे ज़्यादा खतरनाक। जैसे कि मान लीजिए कि कोई 100 मुक्का मारता है, ठीक है? तो आदमी गिरता है, लेकिन इसका 1 मुक्का ही 100 के बराबर है। जैसे कि जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है टेम्परेचर की, उससे 80 गुना ज़्यादा इसका होल्डिंग कैपेसिटी है मीथेन का, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड का तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड होल्ड रखे रखता है, लेकिन इसका जो कैपेसिटी है टेम्परेचर को होल्ड रखने का, 80% ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के, इस वजह से ये और खतरनाक है। अब देखते हैं इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं
इनके इमिशन को कट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला है हरित धारा। इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके इमिशन को कट करने के लिए जो इनिशिएटिव ले गए हैं, इसमें से सबसे पहला है हरित धारा, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज डेवलप्ड एन मेथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट हरित धारा which can cut down cattle methane emission by 17 to 20% and can also result in higher milk production, ठीक है। जो हरित धारा है वो ICAR द्वारा एक एंटी मेथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट है जो कि मीथेन को इमिशन को 17 से 20% तक कम करता है और इसके द्वारा जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें भी बढ़ोतरी होती है, यानी उसको मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ता है, ठीक है। तो हरित धारा को आप याद रखिएगा कि ये एक इमिशन को कम करने के लिए ICAR द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, जिसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, साइंटिस्ट, उद्योग और समुदायों के बीच क्लाइमेट चेंज से उत्पन्न खतरों और उनका मुकाबला करने के कदमों के बारे में जागरूकता पैदा करना है, ठीक है। जो भी जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे होते हैं उनके बारे में इनको जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी एजेंसियां हैं, गवर्नमेंट एजेंसियां हैं और जो भी उद्योग उद्योग चल रहे हैं, इंडस्ट्री चल रही हैं, उनको इन खतरों के बारे में जागरूक करने का काम और इनसे मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसके बारे में नॉलेज देने का काम NAPCC करता है, यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज करता है, ठीक है। भारत ग्रीन हाउस गैस कार्यक्रम यानी इंडियन ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम, ये जैसे कई लोगों का मिला जुला कार्यक्रम है जो इंडियन ग्रीन हाउस गैस है, जिसमें वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है वो है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ये है और एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ये है। ये इन तीनों ने मिलकर ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम पे वर्क किया है जिससे कि ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को मैनेज किया सके, यानी जो भी उत्सर्जन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का उसको रोका जा सके, ठीक है। प्रोग्राम बिल्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज टू रिड्यूस इमिशंस एंड ड्राइव मोर प्रॉफिटेबल कॉम्पिटिटिव एंड सस्टेनेबल बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, यानी कि विश्व संसाधन संस्थान जो कि भारत का गैर लाभकारी संगठन है, भारतीय उद्योग परिसंघ और ऊर्जा और संसाधन संस्थान के नेतृत्व में भारत GHG कार्यक्रम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मापने और प्रतिबंधित करने के लिए एक उद्योग के नेतृत्व वाला स्वैच्छिक ढांचा है, ठीक है। कार्यक्रम भारत में उत्सर्जन को कम करने और अधिक लाभदायक, प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ व्यवसायों और संगठनों को चलाने के लिए व्यापक माप और प्रबंधन रणनीतियों का निर्माण करता है। यह पॉइंट जानना अत्यंत आवश्यक है कि वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा क्या है, क्योंकि इसे 2021 में ही जो COP16 की बैठक हुई थी जलवायु परिवर्तन के लिए यूनाइटेड नेशन की, उसमें इस चीज को मेंशन किया गया था। तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या। एट द ग्लासगो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP26 in 2021, nearly 100 countries had come together in a voluntary pledge referred to as the Global Methane Pledge to cut methane emission by at least 30% by 2030 from the 2020 levels. जलवायु परिवर्तन के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई थी 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, उसमें एक प्लेज लिया गया था 100 कंट्रीज द्वारा जो कि इकट्ठा हुए थे। उसको वैश्विक मेथेन प्रतिज्ञा के नाम से जाना गया, सबसे पहले उसमें इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें यह बात की गई थी कि 2020 में जो मेथेन का लेवल था उससे हम लोगों को 30% कम लाना है मेथेन के इमिशन को, ठीक है। 2030 तक 2030 तक हमें 2020 में जो इमिशन किया गया है उसके मेथेन के लेवल से 30% कम लाना है इसका लेवल, तो यह बताया गया था। जिस टाइम पे ये प्लेज लिया गया उस टाइम पे लगभग 100 देश शामिल हुए थे, लेकिन समय के साथ साथ इस टाइम तक 130 देश अब तक शामिल हो चुके हैं, ठीक है। 2030 तक मेथेन उत्सर्जन में 30% की कमी के परिणाम स्वरूप वर्ष 2050 तक तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से बचने की उम्मीद है, ठीक है। जिस टाइम पे 2020 में हम उत्सर्जन कर रहे थे मीथेन का, उससे 30% कम 2030 तक करना है हमें उत्सर्जन, ठीक है। लेकिन इसको करने के बाद हमें फायदा क्या होगा, वो ये होगा कि 2050 में हमारा इससे जो वैश्विक तापमान है उसमें 0.2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी, तो इसमें ये बताया जा रहा है, ठीक है। और तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से नीचे रखने की वैश्विक प्रयासों में नितांत आवश्यक माना गया है, ठीक है। ग्लोबल मेथेन इनिशिएटिव यानी वैश्विक मेथेन पहल, इसके बारे में जानते हैं। इट इज एन इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग बैरियर्स टू द रिकवरी एंड यूज ऑफ मेथेन एज अ क्लीन एनर्जी सोर्स, यानी कि यह एक अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक निजी भागीदारी है जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में मेथेन की वसूली और उपयोग के बाधाओं को कम करने पर केंद्रित है। यानी कि जो मेथेन है उसका स्वच्छ ऊर्जा के रूप में, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया सके, उसको अच्छे तरीके से यूज किया सके स्वच्छ एनर्जी के रूप में,
इस तरीके से यूज करने के लिए ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की गई है, ठीक है। GMI प्रोवाइड्स टेक्निकल सपोर्ट टू डिप्लॉय मीथेन टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड दैट इनेबल पार्टनर कंट्रीज टू लॉन्च मीथेन रिकवरी एंड यूज प्रोजेक्ट्स। जो ये GMI है यानी ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव है, उसके द्वारा दुनिया भर में मीथेन से ऊर्जा बनाने के परियोजनाओं को तैनात करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है, ठीक है। जिससे कि मीथेन को एक अच्छे एनर्जी के रूप में यूज किया जा सके। इसके लिए जो ये GMI है, उसके द्वारा जो तकनीकी हेल्प होती है, यानी देशों द्वारा तकनीकी हेल्प होती है, जैसे किसी के पास तकनीक ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा हेल्प दूसरे देशों को कर सकते हैं जो तकनीकी रूप से कमज़ोर हैं, ठीक है? उसके लिए ये ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव किया गया है, कि जो तकनीकी रूप से कुशल नहीं है, उनके पास ये जो मीथेन को स्वच्छ ऊर्जा के रूप में यूज़ किया जा सके, वो तकनीक साझा की जाए, यानी कि वो टेक्निक साझा की जाए। जो भागीदारी देशों को मीथेन वसूली शुरू करने और परियोजनाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। तो देश हैं, वो आपस में मिलके तकनीक साझा करके मीथेन के इमिशन को सही तरीके से यूज़ करके, यानी कि उसको स्वच्छ एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं और उससे कमाई का ज़रिया भी बना सकते हैं और परियोजनाओं का उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए यह GMI प्रोजेक्ट लागू किया गया है। उसके लिए GMI स्टार्ट किया गया है। यह एक वैश्विक तरीका है, जिससे कि मीथेन को सही तरीके से यूज़ किया जा सके। भारत भी इसका पार्टनर है, ठीक है? ये आप याद रखिएगा, हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे। यूपीएससी में या पीसीएस में आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, कि जिससे आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है। जैसे कि पहला एक दे दिया गया कि GMI क्या है? मतलब कि GMI एक मतलब किससे रिलेटेड है, पहले ये बता देगा। अगला स्टेटमेंट दे सकते हैं कि भारत इसका पार्टनर कंट्री है कि नहीं? भारत इसका पार्टनर कंट्री है कि नहीं? दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट हो गया GMI क्या है? और स्टेटमेंट देके पूछते हैं और उसमें ऑप्शन देते हैं कि पहला सही है या फिर दूसरा सही है या फिर पहला या फिर दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे देते हैं और हम लोग को सॉल्व करना रहता है कि कौन-सा सही है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो इस तरीके से मैंने पूरे टॉपिक को, यानी मार्च जो टॉपिक था, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम यानी मीथेन चेतावनी और प्रतिक्रिया प्रणाली के बारे में होलिस्टिक तरीके से पूरे डिटेल में बताया आपको कि ये क्या है। इसके साथ ही मैंने ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं इसको कवर किया, मीथेन क्या है इसको कवर किया। इसके लिए वैश्विक स्तर पे क्या तैयारी की जा रही है इसको एमिशन को रोकने के लिए या फिर किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसको मैंने बताया आपको। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, इसको बताया मैंने। और मीथेन हमारे एनवायरनमेंट में किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है और क्या-क्या चीज़ें हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके बारे में बताया। तो यह एक करंट टॉपिक है और इसके पूछे जाने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से मैंने जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं इस टाइम पे एग्ज़ाम्स, उनके लिए मैंने ये करंट टॉपिक चूज़ किया और इस पे मैंने एक वीडियो बनाई, जिससे कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, ठीक है? तो आप इसको पढ़िएगा, अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो इसके लिए नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है? जिससे कि आपको रिवीज़न करने में आसानी हो और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। अभी तक आपने अगर मेरा वीडियो देख लिया है, तो उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू और आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आपको टॉपिक समझ में आया है, तो कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको टॉपिक कैसा लगा और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पे जीएस से रिलेटेड या फिर करंट से रिलेटेड, ठीक है? और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय-बाय और फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।